Hello बच्चों, how are you all? So today we are going to start with our new topic of class 12 that is in modern physics. Modern physics का हम लोग नया चैप्टर लेकर जा रहे हैं बच्चे, that is dual nature. ओके, डुअल नेचर ऑफ मैटर की हम लोग बात करेंगे. क्या होता है मैटर का डुअल नेचर होता है, कैसा नेचर होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. एज वी आर नोइंग दैट अगर हम इसको बात करें तो इसके पहले हम लोग कुछ बातें ऐसी करेंगे. देखिए, जो आपका चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इस चैप्टर से जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो बच्चे क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एज वेल एज द न्यूमेरिकल का अच्छा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा. सो बच्चे हम लोग चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से. माई सेल्फ अश्विन राजवैद्य एंड यू आर वॉचिंग द स्पीड लैब्स. ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं डुअल नेचर की. डुअल नेचर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बच्चे कि लाइट का नेचर कैसा होता है. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट. यूजुअली देखिए, बहुत पहले की बात है, अगर हम बात करें तो न्यूटन सर ने बहुत पहले एक थ्योरी दी थी, दैट इज़ द कॉस्पर्कुलर थ्योरी. न्यूटन ने अपनी कॉस्पर्कुलर थ्योरी दी थी बच्चे. कॉस्पर्कुलर थ्योरी का कहना था कि न्यूटन का कहना था कि जो लाइट है इट इज़ मेड बाय द वेरी टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स. बहुत छोटे छोटे इलास्टिक पार्टिकल्स से मिलकर लाइट बनी हुई है. ये न्यूटन का कहना था बच्चे. क्या कहा न्यूटन ने कि लाइट इज मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड द कॉस्पर्कुलर्स. उनको क्या कहते हैं हम, कॉस्पर्कुल्स कहते हैं. एंड विच इज ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो इस वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ये कहा गया कि लाइट एक पार्टिकल है. यस, उसने अपनी कॉस्पर्कुलर थ्योरी में यही कहा कि एक मास लाइट इज कंसिस्टिंग द पार्टिकल्स विच आर द मासलेस बट द इलास्टिक पार्टिकल्स. तो इसी के बेसिस पर दे प्रूव कि उन्होंने क्या करा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करा कि लाइट किसी पर्टिकुलर रीजन पे ये पार्टिकल्स हैं, ये टकरा रहे हैं, ये पार्टिकल्स टकरा के वापस जा रहे हैं. ठीक है, या उन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बताया. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को उन्होंने कैसे प्रूव करा था बच्चे, उन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को किया. देखो, छोटे 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 पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल कर रही है. मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स. तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, इनको उन्होंने कॉस्पर्कुल कहा. अगर हम यहाँ पर बात करें तो उन्होंने इस तरह से कहा कि मान लो ये कोई रे ऑफ लाइट आ रही है जो पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रही है, जिसमें कॉस्पर्कल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स रिफ्रैक्ट कैसे होते हैं, तो मान लीजिए ये अपना क्या है, दैट इज़ द नॉर्मल. अब नॉर्मल से क्या हो रहा है, ये इस तरफ बैंड होती है. तो इस चीज़ को वो कैसे बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि जो एवरी पार्टिकल होता है, ठीक है, हम जो एक बात करते हैं कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक छोटे से पार्टिकल पर क्या हो रहा है, वेट काम कर रहा है. इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स. इसका जो नेट फोर्स होगा वो किस तरफ होगा, इस मीडियम में. क्योंकि इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स इस मीडियम के हैं वो डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है. तो उन्होंने इसमें कहा कि लाइट जो होती है, रे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इस तरह से नीचे एक पर्टिकुलर फॉर्म में उनका जो टोटल मास होता है वो इस फॉर्म में जाता है. अब कॉस्पर्कुलर में उन्होंने कहा सबसे पहले कि दैट इज़ द टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स. ये टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स हैं बच्चे, और दे आर द मासलेस. अगर हाँ, सीधी सी बात है, उन्होंने सही कहा. अगर इनका कुछ मास होता तो हमको लाइट क्या होता है, लाइट का कोई वजन हमको महसूस होता है ना, वी आर फीलिंग द मास ऑफ द लाइट, बट नहीं. ठीक है, तो ये तो अपनी बात हो गई. उन्होंने इस कॉस्पर्कुलर थ्योरी में ये तक बताया कि ये रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, रिफ्रैक्शन बताया. मगर जब रिफ्रैक्शन उन्होंने बताया तो उन्होंने बस ये कह दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द रेयर मीडियम. जब रेयर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो रेयर मीडियम में उसकी स्पीड कम होगी एज़ कम्पेयर टू द डेंसर मीडियम, क्योंकि ये क्या है, पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है. तो यहाँ पर से इस चीज़ को गलत ठहराया गया. ठीक, मगर क्या है कि ये जो बात कही थी उससे कम से कम 100 साल बाद तक इस चीज़ को माना जा रहा था. बिकॉज द न्यूटन वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम. वो उनके समय के ग्रेट साइंटिस्ट थे. उनकी बात एक बहुत बड़ी बात होती थी कि उन्होंने जो थ्योरी दी है, तो उन्होंने ये जो कॉस्पर्कुलर थ्योरी दी थी उसके माध्यम से उन्होंने बच्चों अपने को यही बताया था कि जो पार्टिकल्स, जो लाइट है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स. उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. वो पार्टिकल्स जो हैं वो कॉस्पर्कुलर से आते हैं. वो बहुत टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं और मासलेस हम बोल सकते हैं उनको, दे आर द मासलेस पार्टिकल्स उन्होंने कहा. ठीक है, बट वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन चीज़ों को नहीं बता पाए. जब उन्होंने कॉस्पर्कुलर थ्योरी दी तो वो कॉस्पर्कुलर थ्योरी जो थी वो इंटरफेरेंस को, अगर हम बात करें तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट को नहीं बता पा रही थी. तो क्या हुआ, उन्हीं के पैरेलल एक साइंटिस्ट हुए, हाइगन. ठीक है, हाइगन वॉज दैट द ह्यूगन और द हाइगन हम इसको बोलते हैं.
ठीक है। जो हाइगन थे, हाइगन ने बच्चे एक और थ्योरी दी, उन्होंने उन्हीं के पैरेलल जो साइंटिस्ट हाइगन हुए हैं, हाइगन ने कहा कि जब न्यूटन अपनी कॉस्पर्कुलर थ्योरी दे रहे थे तो उन्हीं पर एक ड्रास्टिकली डिफरेंट आइडिया लेकर आए। कौन? उन्होंने कहा कि जो नेचर ऑफ लाइट है दैट इज इन द वेव नेचर। वेव है, लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। दिस नेचर, दिस थ्योरी इज गिवन बाय द हाइगन। हाइगन ने थ्योरी दी। आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर आपने हाइगन की थ्योरी के बारे में पढ़ा है। तो हाइगन ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि जो लाइट है इट इज़ ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उन्होंने कहा अब जब वेव होती है तो लोगों के दिमाग में आया कि वेव है, तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ मीडियम ईथन, ठीक है, जो सभी दूर फैला हुआ है। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि लाइट तो सन से आता है, वहाँ पर वैक्यूम है, और वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यस बच्चों, अब जब वहाँ पर मीडियम ही नहीं है तो लाइट कैसे ट्रैवल करेगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक बहुत इलास्टिक, हम बोल सकते हैं देयर इज़ अ इलास्टिक, और एक बहुत डाइल्यूट मीडियम होता है, दैट मीडियम इज कॉल्ड द ईथन। ये ईथन थ्योरी दी गई हाइगन के प्रिंसिपल के बाद। तो हाइगन वॉज द साइंटिस्ट वर्किंग पैरेलल टू द न्यूटन who come with the drastically different idea for the nature of light and said that light is not a particle। उन्होंने कहा लाइट पार्टिकल नहीं है but it is a wave। उन्होंने क्या कहा? ये वेव है। ये थ्योरी भी कुछ समय के बाद अनएक्सेप्टेबल रही, क्योंकि यहीं पर इसी समय मैक्सवेल जो हुए, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी लेकर आए। यहाँ तक हमने क्या बात करी? हमने ये बात करी है कि कॉस्पर्कुलर थ्योरी जो न्यूटन ने दी थी, न्यूटन सर के देने के बाद उस थ्योरी में ये कहा गया बच्चे कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। फिर उसी थ्योरी को आगे ले जाकर बताया गया, हाइगन का कहना पड़ा कि नहीं, लाइट पार्टिकल्स नहीं है, लाइट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट वेव के फॉर्म में होती है। उसी नेचर को फिर आगे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के थ्रू मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में कहा। मैक्सवेल का कहना था कि the light then with the during the time of the Huygens, his views regarding to the nature of the light were not accepted। वो एक्सेप्ट नहीं किए गए उस, क्योंकि ईथन थ्योरी के कारण उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, एज द न्यूटन वॉज पॉपुलर साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। क्योंकि न्यूटन ने जो कहा था वो, क्योंकि हाइगन ने वेव कहा, उस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि न्यूटन ने जो पार्टिकल थ्योरी दी थी, कॉस्पर्कुलर थ्योरी दी थी, दैट विल बी द लाइट के पार्टिकल नेचर को बताया था, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। सीधी सी बात है, न्यूटन वॉज द वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी तो मैक्सवेल असर्टेड दैट द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट का उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है, और उस मैक्सवेल की थ्योरी के बाद साइंटिस्ट स्टार्ट बिलीविंग दैट द लाइट इज वेव। उन्होंने कहा लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने किस तरह से कहा कि लाइट जब चलती है तो देखो क्या होता है बच्चे, लाइट एक प्रोपोगेट कर रही है। लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे ये जो लाइन जा रही है बच्चे, दैट इज द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, ये एक्स एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलरली वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर आपको ये देखने को मिलेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर अगर लाइट आगे बढ़ रही है, वेव फॉर्म में आगे बढ़ रही है, वो वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है, तो उसके परपेंडिकुलर साथ साथ वो किनके परपेंडिकुलर हो रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो मूव करती है। मगर देखो कैसे समझेंगे हम इसको, तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं बच्चे कि मान लो सपोज ये क्या है, ये मेरा एक हाथ है, ये मैं आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ ना, ओके, दैट इज आई एम द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। परपेंडिकुलर फॉर्म में ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को आगे बढ़ता जाएगा, और मैं भी क्या हो रहा हूँ बच्चे, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सो ये जो है दिस नेचर वॉज द गिवन बाय द मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में ये कहा, ही सेड दैट कि द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसी वेव के कारण उन्होंने ये भी प्रूफ करा। देखो क्या हुआ कि जब मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब तक उसके पहले तक जब हाइगन की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो हाइगन की थ्योरी में बेटा हम लोग पढ़कर आए कि इंटरफेयर वेव है, तो वेव नेचर से हमने कहा कि लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बाद हमने ये भी देखा कि डिफ्रैक्शन भी शो करती है लाइट। यस, आप देखेंगे कहीं बार अगर आपके पास मान लो कोई लाइट है, आप टॉर्च को देखेंगे, टॉर्च से लाइट इस तरह से निकलता है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट हमको सीखने को मिला। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो
हमको ये भी सीखने को मिला कि व्हाट इज़ द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, पोलर्स अपन ने पढ़े थे, पोलराइजेशन के बाद आपने देखा पोलराइजेशन ऑफ द लाइट को फॉलो करता है ये सारी चीज़ें आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ कर आए हो। तो ये हमको ये सीखने को मिला वहाँ से कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। बट हाइगन की थ्योरी भी अनएक्सेप्टेबल हुई, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद साइंटिस्ट स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट इट इज़ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब मैक्सवेल ने बताई तो उस थ्योरी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। मगर हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डुअल नेचर। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, डुअल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। डुअल नेचर क्या होता है, दो तरह का नेचर अगर मैटर शो कर रहा है, मतलब मैटर जो होता है इन द यूनिवर्स दैट इज शोइंग द टू टाइप्स ऑफ नेचर, इसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में किस तरह से बताया। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में ये कहा, उसी के बाद मैक्स और प्लांक्स की जो क्वांटम थ्योरी आई, मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर दी गई, उस थ्योरी में उन्होंने कहा कि व्हेन द साइंटिस्ट स्टार्टेड बिलीविंग दैट द लाइट इज वेव, द मैक्स प्लांक फिर आए, उन्होंने जो प्लांक थे, प्लांक कांस्टेंट जिसकी हम लोग बात करते हैं बच्चे, उन्होंने अपना ये आइडिया दिया, ही हैड गिवन हिज आइडिया दैट एंड असर्टेड दैट द लाइट इज नॉट अ वेव। लाइट कोई वेव नहीं है बच्चे, लाइट कोई वेव नहीं है, ठीक है, बट अ फोटोन मीन्स दैट इज अ पार्टिकल विच ही प्रूव थ्रू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के थ्रू ये बताया। मतलब हम क्या बात करते आ रहे हैं, सबसे पहले हमने कहा कि न्यूटन ने क्या कहा कि एक कॉस्पर्कुलर के फॉर्म में होती है लाइट, इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो कॉस्पर्कुलर होते हैं, जिनको हम कॉस्पर्कल्स कहते हैं। उन कॉस्पर्कल्स की कॉस्पर्कुलर थ्योरी न्यूटन की जो हुई, उसके बाद ये प्रूफ किया गया। हाइगन आए, हाइगन ने कहा वेव है, मगर हाइगन की बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। तो हाइगन की बात को जब नहीं माना गया, तो जब मैक्सवेल ने ये बात प्रूफ करनी चाहिए कि, तो क्लॉड मैक्सवेल ने ये बात प्रूफ करी कि दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो दैट एवरीवन इज रेडी टू एक्सेप्ट। बट उसी के जस्ट बाद, उसकी स्टडी करने के बाद एक और, जब जैसे साइंटिस्ट ने बिलीव करना कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव, तो मैक्स प्लांक आए एक डिफरेंट आइडिया के साथ। उन्होंने कहा कि लाइट इज नॉट अ वेव बट अ फोटोन मीन्स पार्टिकल, इट इज़ अ पार्टिकल। ये फोटोन पार्टिकल के फॉर्म में होती है। फोटोन क्या होता है, हम लोग बात करेंगे फोटोन के बारे में। फोटोन वर्ड आ रहा है ना, इसको समझ के रखना, ठीक है, विच इज प्रूव्ड थ्रू अ ब्लैक बॉडी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम बनाया, उसके थ्रू उन्होंने इस बात को प्रूव करा बच्चे। एट दिस टाइम देयर वॉज अ ग्रेट कन्फ्यूजन अबाउट द नेचर ऑफ दैट विच वॉज सॉल्व बाय द डी ब्रॉगली, फ्रॉम where the origin of the theory of matter wave comes into the practice। सही बात है, यही हुआ। क्या हुआ बच्चे कि जहाँ तक जब हमने प्लांक की बात करी, तो प्लांक ने कहा कि नहीं, ये फिर उन्होंने स्टडी करी, उन्होंने कहा दैट इज द फोटोन। फोटोन मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी और द पैकेट्स और द बंडल्स ऑफ द एनर्जी। उन्होंने कहा कि लाइट इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। वो फोटोन्स होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी कंसिस्ट करके रखते हैं। मगर उसी की बात को फिर आगे जाकर और इस फर्दर स्टडी के बाद डी ब्रॉगली ने हमको ये बताया, डी ब्रॉगली सेज फ्रॉम वेयर द ओरिजिन ऑफ द थ्योरी, जब मैटर वेव की जो थ्योरी आई, उन्होंने ये कहा कि जो लाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ डुअल नेचर, ये डुअल नेचर, एवरी मैटर शोज द डुअल नेचर, उन्होंने डुअल नेचर की थ्योरी दी। नाउ बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ये जो फोटोन हमने जिसकी बात करी कि इट इज़ अ पैकेट ऑफ बर्ड, इट इज़ अ पैकेट और द बंडल्स ऑफ द एनर्जी। एनर्जी के जो पैकेट होते हैं वो पार्टिकल्स हैं, जो मतलब ये कोई एग्जैक्टली वी कैन नॉट से कि कोई मटेरियल है, ठीक है, इट इज़ अ पैकेट्स और द बंडल ऑफ एनर्जी। तो उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर डिस्कसिंग हियर, इट इज़ द सोर्स ऑफ रेडिएशन दैट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एंड दिस फोटॉन्स ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। दे आर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं बच्चे। एंड ऑल्सो दिस फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, दे आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो फोटॉन्स हैं दे आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बेटा बंडल्स हैं, ठीक है। वही फोटॉन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनकी सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि दे आर नॉट द मटेरियल। ये कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है बच्चे, ये क्या है, दिस आर द पैकेट्स और द बंडल्स ऑफ एनर्जी विच आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की स्पीड के साथ चलते हैं बच्चे। जो एनर्जी है, ये जो स्पीड है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट के साथ दे आर मूविंग, मीन्स दे आर मूविंग विद द, दे आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड
ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं बच्चे। देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ओनली, वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, वो उनकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है उसकी एनर्जी, मतलब फोटॉन्स की क्या फ्रिक्वेंसी, उस दैट फ्रिक्वेंसी पर द एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चेंज विद द चेंज इन द मीडियम, जैसे आप मीडियम में चेंज करोगे उस पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट और जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द वैक्यूम, वो सन से आ रहे हैं दादा, वहाँ पे क्या वैक्यूम, हमने कहा कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, जहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर ओजोन लेयर खत्म हो रही है, उसके बाद हम बोलते हैं कि इन द स्पेस वहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है, देयर इज़ अ नो ग्रेविटी, देयर इज़ अ वैक्यूम। तो वो जो मीडियम है उसके बाद फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जब ट्रैवल करता है तो मीडियम चेंज होता चला जाता है वहाँ पर। तो ऐसे मीडियम के चेंज होने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसकी एनर्जी को, मतलब द एनर्जी फोटोन की जो होती है दैट विल ओनली डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ मीडियम। जो भी मटेरियल मीडियम हम चेंज कर रहे हैं उस मीडियम के चेंज पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जी विल नॉट बी चेंज। देन दिस चेंज इन द मीडियम, जैसे आप मीडियम में चेंज करते हैं तो हमने कहा कि फ्रिक्वेंसी पे कौन डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड करती है, एनर्जी इज़ नॉट डिपेंड ऑन द चेंज इन द मीडियम। तो जैसे अगर मान लो मीडियम चेंज हो रहा है तो अब होगा क्या, किस में चेंज आएगा, डेफिनेटली सी बात है कि उनकी स्पीड में चेंज आएगा, देयर विल बी द चेंज इन द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स। जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आता है, बट मीडियम चेंज होने से उनकी स्पीड और उनकी वेवलेंथ इन दो टर्म्स में बेटा चेंज आता है, एंड द फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। सर तो स्पीड में चेंज कैसे आता है, तो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्पीड ऑफ द लाइट, क्या पढ़ा है हमने, वी हैव ऑलरेडी लर्न that the speed of the light changes with the medium, when the medium changes the speed of the light is also changes, the similar thing will follow here. So what, the frequency is not changes with the change in the medium, as the energy is not changes with the changes in the medium, because the energy dependent on the frequency, so frequency is also not changing in the change in the medium, but the speed and the wavelength of the particle will also change. जो photon है उसकी जो स्पीड है और उसकी जो वेवलेंथ है वो मीडियम के अकॉर्डिंग बच्चे चेंज होती चली जाएगी। देन आफ्टर बच्चे अगर हम बात करते हैं तो फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर ये डिफ्लेक्ट नहीं होते, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड एट द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब जो फोटॉन्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं देते हैं ये, ठीक है, उनके थ्रू ये डिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं, ये एक खासियत होती है फोटॉन्स की। मतलब हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली बात आ गई बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला नेचर, जो लाइट है इन द फॉर्म ऑफ वेव वो ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है वो, तो सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, फोटॉन्स नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग दैट द अंडर सुटेबल कंडीशंस, अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आती है तो दे शोज द डिफ्रैक्शन, क्या होता है, दे आर डिफ्रैक्टिंग, दे आर शोइंग द डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन शो करते हैं, फोटॉन्स क्या शो करते हैं, दे आर शोइंग द डिफ्रैक्शन इन द पर्टिकुलर सुटेबल कंडीशंस में। मतलब ये जो एनर्जी के बंडल्स हैं, जो पैकेट्स हैं, जो हम कह रहे हैं फोटॉन्स, दिस आर शोइंग the diffraction, they are showing the diffraction but in the under suitable conditions, कुछ particular conditions होती है जिस पर ये क्या करते हैं बच्चे, diffraction show करते हैं। and there will be a photon does not exist at rest, rest पे photon exist नहीं करता, they are moving, that is the packets of energy and bundle, light move कर रही है तो वो energy और packet जो bundle है energy के, ठीक है ना, packets और bundles of energy they are moving, तो उनका अगर rest mass की बात करेंगे तो the rest mass ऑफ इट इज़ ज़ीरो, इनका रेस्ट मास कैसा होगा बच्चे, सर ज़ीरो होगा, तो फोटॉन्स का रेस्ट मास की जब हम बात करते हैं दैट विल बी ज़ीरो बच्चे। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेचर ऑफ लाइट। तो अब नेचर ऑफ लाइट क्या होगा, सर आप इतनी देर से बता रहे हो कि लाइट का नेचर कैसा था, वेव था, सर लाइट का नेचर पार्टिकल था, हमने बात करी कि कॉस्पर्कुलर थ्योरी, न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है
वो पार्टिकल नेचर में चलती है, वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, दैट द टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स हैं। तो उस पर न्यूटन ने जो कह दिया था उसको सबने मान लिया था। फिर हाइगन ने कहा कि नहीं ये वेव है, तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। हाइगन के ना कहने के बाद, हाइगन को ना कहने के बाद क्या हुआ, मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी, जिसको एक्सेप्ट करके साइंटिस्ट ने माना कि हाँ लाइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव। मगर वहीं पर तुरंत एग्जिस्ट करते हैं मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक सेज दैट कि जो लाइट है वो इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, जो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। फोटॉन्स क्या होते हैं, अब एनर्जी, बंडल्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है, दे आर द पैकेट्स और द बंडल्स ऑफ एनर्जी। वो पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी की बात जब किसने करी बच्चे, दैट बात इज़ गिवन बाय द मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक की बात से हमने फोटोन की स्टडी करी। अब ये सब स्टडी करने के बाद हम फाइनली इस रिजल्ट पर आए हैं कि देखते हैं अब क्या नेचर है, तो लाइट का क्या नेचर है। तो इस बात को डी ब्रॉगली ने अपने हाइपोथेसिस के थ्रू समझाया बच्चे। डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया। ही सेज दैट इट सपोज द डुअल नेचर ऑफ लाइट मीन्स द वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर। वेव और पार्टिकल नेचर को बच्चे दिया किसने, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के थ्रू हमको लाइट का एक्चुअल नेचर पता चल रहा है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड द रेडिएशन। जो डुअल नेचर शो किया जा रहा है लाइट का, वो किसके थ्रू किया जा रहा है, दैट विल बी गिवन बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिम द लाइट कंसिस्ट द पार्टिकल्स एसोसिएटेड विथ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द मोमेंटम। दिस पार्टिकल्स फॉर लेटर नेम्ड एज फोटोन। उन्होंने भी उसको क्या नाम दिया, दे वर गिवन द नेम दैट इज एज अ फोटोन। क्या कहा उन्होंने कि लाइट कंसिस्ट of the particles associated with the definite amount of energy and they are having the particular amount of momentum and these particles are later called बच्चे उनको क्या कहा गया, that particles are called the photons। उन्हीं photons की हम बात कर रहे हैं। so this photons possesses momentum, ठीक है, और जो momentum photon possess करते हैं that momentum p will be given by h by lambda। यहाँ पर जो हम h की बात कर रहे हैं दैट h इज कॉल्ड द प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट कहलाता है बच्चे, इसकी हम बात करेंगे अभी आगे। तो प्लांक कांस्टेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो देखिए जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग विद द पर्टिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंड द पर्टिकुलर मोमेंटम होगा इसका एंड दे आर हैविंग द डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। उनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर डिफाइनाइट अमाउंट में होती है। तो इनका जो मोमेंटम होता है दैट मोमेंटम कैन बी गिवन बाय h बाय लैम्डा। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द मोशन पार्टिकल, ठीक है। तो यहीं पर उन्होंने कहा कि तो p इज द मोमेंटम एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, जिस वेव में वो ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, एंड दैट इज द प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चे, द वैल्यू ऑफ द प्लांक कांस्टेंट इज गिवन बाय 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second। yes, that is the value of the Planck constant, ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ से, तो हम जो फोटोन होते हैं दैट इज इन द पैकेट ऑफ द एनर्जी, ये एनर्जी के फॉर्म में है। तो बच्चे इट एनर्जी कैन बी डिफाइंड, इनकी एनर्जी गिवन होती है एच सी बाय लैम्डा से। एच सी बाय लैम्डा, एच प्लांक कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड द लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो यहाँ पर इन जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स और जो बंडल हम बात कर रहे हैं, जो फोटोन्स की बात कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को किस तरह से दिया जाता है, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे आप इसको एच सी बाय लैम्डा को आप लिख सकते हो एच न्यू भी लिख सकते हो। न्यू इज द फ्रिक्वेंसी और सी क्या है अच्छे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट। तो सी बाय लैम्डा कैन बी गिवन एज न्यू। यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी के इसको फॉर्मेट में भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जो बात कर रहा है डी ब्रॉगली अपने हाइपोथेसिस में दे रहा है। तो डी ब्रॉगली रिलेट्स द पार्टिकल प्रॉपर्टी विद द वेव। क्या हुआ, उसने वेव के साथ वेवलेंथ लगा दिया, उस पार्टिकल जो है वो वेव के फॉर्म में चल रहा था और उसने उसको किससे रिलेट कर दिया बच्चे, ही रिलेटेड इट विद द वेव प्रॉपर्टी। उसने पार्टिकल प्रॉपर्टी को वेव प्रॉपर्टी से रिलेट करा एंड देन ही फेवर्स द डुअल नेचर ऑफ लाइट। यहाँ से हमको लाइट का कैसा नेचर मिलने को देखने को मिल रहा है कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन द डुअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल होता है, पार्टिकल भी होता है, वेव नेचर भी होता है। ये दोनों बात एसोसिएट हो रही है किसके कारण, उस फोटोन के कारण, जिस फोटोन की चर्चा करी थी मैक्स प्लांक ने। इसलिए उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम प्लांक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो एच हम बोलते हैं दैट विल बी गिवन बाय द प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी बताइए मैंने आपको,
62 इंटू 10⁻⁻34 बच्चे, इसको याद रखेंगे अपना, ठीक है। एग्जाम में आता है, ये बहुत काम आती है चीज़ें, ठीक है। कुछ वैसे तो आपको ये सारे कांस्टेंट बोर्ड्स की अगर आप एग्जाम देते हो तो उस पेपर में लिखी हुई आती है, ठीक है। पेपर्स में कई बार आपको मिल जाते हैं, मगर मान लो बाई चांस अगर यार नहीं मिलता है तो आप इसको याद रखेंगे, कोई बड़ी भारी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, वैसे की वैसी बात इसमें भी की जा रही है बच्चे। तो ये डी ब्रॉगली ने अपने हाइपोथेसिस से हमको ये समझा दिया कि लाइट इज हैविंग द डुअल नेचर, लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर शो करती है बच्चे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो फोटोन है उस फोटोन की एनर्जी कैसी दी जाती है, E इज इक्वल्स टू hc/λ। लैम्डा इज द लैम्डा वॉट, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो मतलब उन्होंने क्या करा, ये वेव और फोटोन की एनर्जी है, मतलब फोटोन को हमने कहा पार्टिकल है, उस पार्टिकल को वेव के साथ रिलेट करा, मतलब पार्टिकल प्रॉपर्टी की, मतलब डी ब्रॉगली ने मतलब पार्टिकल प्रॉपर्टी और वेव प्रॉपर्टी बच्चे दोनों को रिलेट करके हमको क्या दे दिया, ही गिव्स अस द डुअल नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किसकी बात कर रहे हैं, डी ब्रॉगली की बात कर रहे हैं। अब डी ब्रॉगली के इसी हाइपोथेसिस से हमको यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को मिल रही है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को समझना है हमको, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। कई बार आपके पास इस तरह का सिंबल आता है बच्चे, ईवी लिखा हुआ, आप देखोगे सर ये ईवी क्या है, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है, दैट विल बी गिवन एज द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की वैल्यू जो होती है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में दे भी सकते हैं, और हम उसको जब जूल में कन्वर्ट करना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट विल बी गिव्स यू द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फोटोन की जो एनर्जी होती है बच्चे, उसको लिखा जाता है 12,400 लैम्डा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अगर इसको जूल में आपको कन्वर्ट करना है तो यू कैन राइट इट 12,400 अपॉन लैम्डा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में आप इसको दे सकते हैं बच्चे। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना। इस टर्म को अपने दिमाग में रखिएगा, आपके चैप्टर में सबसे पहली टर्म आपके साथ रिलेट हो रही है। एक तो हमने बात करी किसके, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से, वी हैव डिस्कस दैट कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन के लिए हमने क्या पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू, देखो ये कैसे आता है, तो ये ऐसे आता है, E इज इक्वल्स टू hc/λ। वी आर हैविंग द बोथ फिक्स्ड वैल्यूज h एंड c। जब हम h और c की वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं बाय लैम्डा के टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा, बिकॉज द उस पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ हमारे पास दी नहीं हुई है। जब हमारे पास जब वेवलेंथ आ जाएगी तो अकॉर्डिंग टू द पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेवलेंथ एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट टू द जूल, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जूल, इन द जूल के फॉर्म में हम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। तो यहाँ तक हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बच्चे। अब यहाँ पर देखो जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा की वैल्यू रखनी है वो आपको एंगस्ट्रॉम में रखनी है। ये जो लैम्डा है दैट इज इन द एंगस्ट्रॉम, और इसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है बच्चे, ओके।